लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुमार की आज्ञानुसार इंदिरा ने अपना किस्सा यो बयान किया। मैं कह चुकी हूं कि अय्यारी का कुछ सामान लेकर जब मैं उस खोह के बाहर निकली और पहाड़ तथा जंगल पार करके मैदान में पहुंची तो यकाएक मेरी निगाह ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे चौंका दिया और मैं घबरा कर उस तरफ देखने लगी। जिस चीज को देखकर मैं चौंकी वो एक कपड़ा था जो मुझसे थोड़ी ही दूर पर ऊंची पेड़ की डाल के साथ लटक रहा था और उस पेड़ के नीचे मेरी माँ बैठी हुई कुछ सोच रही थी। जब मैं दौड़ती हुई उसके पास पहुंची तो वो ताज्जुब भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी, क्योंकि उस समय अय्यारी से मेरी सूरत बदली हुई थी। मैंने बड़ी खुशी के साथ कहा, माँ तू यहां कैसे आ गई? जिसे सुनते ही उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, इंदिरा ये तेरा क्या हाल है? क्या तूने अय्यारी सीख ली है? मैंने मुख्तसर में अपना सब हाल बयान किया, मगर उसने अपने विषय में केवल इतना ही कहा कि अपना किस्सा मैं आगे चलकर तुझसे बयान करूंगी। इस समय केवल इतना ही कहूंगी कि दारोगा ने मुझे एक पहाड़ी में कैद किया था, जहां से एक स्त्री की सहायता पाकर परसों मैं निकल भागी, मगर अपने घर का रास्ता न पाने के कारण इधर उधर भटक रही हूं। अफसोस, उस समय मैंने बड़ा ही धोखा खाया और उसके सबब से मैं बड़े संकट में पड़ गई, क्योंकि वो वास्तव में मेरी मां न थी बल्कि मनोरमा थी। और ये हाल मुझे कई दिनों के बाद मालूम हुआ। मैं मनोरमा को पहचानती न थी, मगर पीछे मालूम हुआ कि वो मायारानी की सखियों में से थी और गौहर के साथ वो वहां तक गई थी। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बड़ी शैतान, बेदर्द और दुष्टा थी। मेरी किस्मत में दुख भोगना बदा हुआ था, जो मैं उसे मां समझकर कई दिनों तक उसके साथ रही, और उसने भी नहाने धोने के समय अपने को मुझसे बहुत बचाया। प्रायः कई दिनों के बाद वो नहाया करती और कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। साथ ही इसके ये भी शक हो सकता है कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मार डाला। इसके जवाब में मैं कह सकती हूं कि वो मुझे जान से मार डालने के लिए तैयार थी, मगर वो भी उसी कमबख्त दारोगा की तरह मुझसे कुछ लिखवाना चाहती थी। अगर मैं उसकी इच्छानुसार लिख देती तो वो निस्संदेह मुझे मारकर बखेड़ा तय करती, मगर ऐसा न हुआ। जब उसने मुझसे ये कहा कि रास्ते का पता न जानने के कारण मैं भटकती फिरती हूं, तब मुझे एक तरह का तरद्दुद हुआ, मगर मैंने कुछ जोश के साथ उसी समय जवाब दिया, कोई चिंता नहीं, मैं अपने मकान का पता लगा लूंगी। मनोरमा, मगर साथ ही मुझे एक बात और भी कहनी है। मैं, वो क्या? मनोरमा, मुझे ठीक खबर लगी है कि कमबख्त दारोगा ने तेरे बाप को गिरफ्तार कर लिया है और इस समय वो काशी में मनोरमा के मकान में कैद है। मैं, मनोरमा कौन? मनोरमा, राजा गोपाल सिंह की स्त्री लक्ष्मी देवी, जिसे अब लोग माया रानी के नाम से पुकारते हैं, उसकी सखी। मैं, असली लक्ष्मी देवी से तो गोपाल सिंह की शादी हुई ही नहीं, वो बेचारी तो। मनोरमा बात काटकर, हाँ हाँ, ये हाल मुझे भी मालूम है, मगर इस समय जो राजरानी बनी हुई है, लोग तो उसी को लक्ष्मी देवी समझे हुए हैं, इसी से मैंने उसे लक्ष्मी देवी कहा। मैं, आंखों में आंसू भरकर, तो क्या मेरा बाप भी कैद हो गया? मनोरमा, बेशक मैंने उसे छुड़ाने का भी बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि तुझे तो शायद मालूम ही होगा कि तेरे बाप ने मुझे भी थोड़ी बहुत अय्यारी सिखा रखी है, अतः वही अय्यारी इस समय मेरे काम आई और आवेगी। मैं, ताज्जुब से, मुझे नहीं मालूम कि पिताजी ने तुम्हें अय्यारी कब सिखाई। मनोरमा, ठीक है, तू उन दिनों बहुत नादान थी, इसलिए आज वे बातें तुझे याद नहीं है, पर मेरा मतलब यही है कि मैं कुछ अय्यारी भी जानती हूं और इस समय तेरे बाप को छुड़ा सकती हूं। मनोरमा की ये बात ऐसी थी कि मुझे उस पर शक हो सकता था, मगर उसकी मीठी मीठी बातों ने मुझे धोखे में डाल दिया, और सच तो ये है कि मेरी किस्मत में दुख भोगना बदा था। अब मैंने कुछ सोचकर यही जवाब दिया कि अच्छा, जो उचित समझो सो करो। अय्यारी तो थोड़ी सी मुझे भी आ गई है, और इसका हाल भी मैं तुम्हें कह चुकी हूं कि चंपा ने मुझे अपनी चेली बना लिया है। मनोरमा, हाँ ठीक है, तो अब सीधे काशी ही चलना चाहिए और वहां चलने का सबसे ज्यादा सुविधा डोंगी है, इसलिए जहां तक जल्द हो सके गंगा किनारे चलना चाहिए, जहां कोई ना कोई डोंगी मिल ही जाएगी। मैं, बहुत अच्छा, चलो।
उसी समय हम लोग गंगा की तरफ रवाना हो गए और उचित समय पर वहां पहुंचकर अपने योग्य डोंगी किराए पर ली। डोंगी किराए पर करने में किसी तरह की तकलीफ न हुई, क्योंकि वास्तव में डोंगी वाले भी उसी दुष्ट मनोरमा के नौकर थे। मगर उस कमबख्त ने ऐसे ढंग से बातचीत की कि मुझे किसी तरह का शक न हुआ, या यूं समझिए कि मैं अपनी मां से मिलकर एक तरह से कुछ निश्चिंत सी हो रही थी। रास्ते ही में मनोरमा ने मल्लाहों से इस किस्म की बातें शुरू कर दी कि काशी पहुंचकर तुम्ही लोग हमारे लिए एक छोटा सा मकान भी किराए पर तलाश कर देना। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत कुछ इनाम दूंगी। मुख्तसर ये कि हम लोग रात के समय काशी जी पहुंचे। मल्लाहों द्वारा मकान का बंदोबस्त हो गया और हम लोगों ने उसमें जाकर डेरा भी डाल दिया। एक दिन उसमें रहने के बाद मनोरमा ने कहा कि बेटी, तू इस मकान के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ, तो मैं जाकर मनोरमा का हाल दरियाफ्त कराऊं। अगर मौका मिला तो मैं उसे जान से मार डालूंगी और तब स्वयं मनोरमा बनकर उसके मकान, असबाब और नौकरों पर कब्जा करके तुझे लेने के लिए यहां आऊंगी। उस समय तू मुझे मनोरमा की सूरत शक्ल में देखकर ताज्जुब न करना। जब मैं तेरे सामने आकर चाप गेच शब्द कहूं, तब समझ जाना कि ये वास्तव में मेरी मां है, मनोरमा नहीं। क्योंकि उस समय सब सिपाही नौकर मुझे मालिक समझकर आज्ञा अनुसार मेरे साथ होंगे। तेरे बारे में मैं उन लोगों में यही मशहूर करूंगी कि ये मेरी रिश्तेदार है, इसे मैंने गोद लिया है और अपनी लड़की बनाया है। तेरी जरूरत की सब चीजें यहां मौजूद हैं, तुझे किसी तरह की तकलीफ न होगी। इत्यादि बहुत सी बातें समझा बुझाकर मनोरमा मकान के बाहर हो गई और मैंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। मगर जहां तक मेरा ख्याल है, वो मुझे अकेला छोड़कर न गई होगी, बल्कि दो चार आदमी उस मकान के दरवाजे पर या इधर उधर हिफाजत के लिए जरूर लगा गई होगी। उफ़ो! उसने अपनी बातों और तरकीबों का ऐसा मजबूत जाल बिछाया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे उस पर रत्ती भर भी किसी तरह का शक न हुआ और मैं पूरा धोखा खा गई। इसके दूसरे ही दिन तक वो मनोरमा बनी हुई कई नौकरों को साथ लिए मेरे पास पहुंची और चाप गेज शब्द कहकर मुझे अपना परिचय दिया। मैं ये समझकर बहुत प्रसन्न हुई कि मां ने मनोरमा को मार लिया। अब मेरे पिता भी कैद से छूट जाएंगे। अब जिस रथ पर सवार होकर मुझे लेने के लिए आई थी, उसी पर मुझे अपने साथ बैठा कर वो अपने घर ले गई और उस समय मैं हर तरह से उसके कब्जे में पड़ गई। मनोरमा के घर पहुंचकर मैं उस सच्ची मोहब्बत को खोजने लगी जो एक मां को अपने बच्चे के साथ होती है। मगर मनोरमा में वो बात कहाँ से आती। फिर भी मुझे इस बात का गुमान न हुआ कि यहां धोखे का जाल बिछा हुआ है जिसमें मैं फंस गई हूं, बल्कि मैंने ये समझा कि वो मेरे पिता को छुड़ाने की फिक्र में लगी हुई है और इसी से मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। और वो मुझसे घड़ी घड़ी यही बात कहा भी करती थी कि बेटी, मैं तेरे बाप को छुड़ाने की फिक्र में पागल हो रही हूं। जब तक मैं उसके घर में बेटी कहलाकर रही, तब तक ना तो उसने कभी स्नान किया और न अपना शरीर ही देखने का कोई ऐसा मौका मुझे दिया जिसमें मुझको शक होता कि ये मेरी मां नहीं बल्कि दूसरी औरत है। और हाँ, मुझे भी वो असली सूरत में रहने नहीं देती थी। चेहरे में कुछ फर्क डालने के लिए उसने एक तेल बनाकर मुझे दे दिया था, जिसे दिन में एक या दो दफे में नित्य लगा लिया करती थी। इससे केवल मेरे रंग में फर्क पड़ गया था और कुछ नहीं। उसके यहाँ रहने वाले लोग मेरी खूब इज्जत करते और जो कुछ मैं कहती उसे तुरंत ही मान लेते। मगर मैं उस मकान के हाथे के बाहर जाने का इरादा नहीं कर सकती थी। कभी अगर ऐसा करती तो सभी लोग मना करते और रोकने को तैयार हो जाते। इसी तरह वहां रहते मुझे कई दिन बीत गए। एक दिन जब मनोरमा रथ पर सवार होकर कहीं बाहर गई थी, मैं समझती हूं कि माया रानी से मिलने गई होगी। संध्या के समय जब थोड़ा सा दिन बाकी था, मैं धीरे धीरे बाग में टहल रही थी कि एकाएक किसी का फेंका हुआ पत्थर का छोटा सा टुकड़ा मेरे सामने आकर गिरा था। जब मैंने ताज्जुब से उसे देखा तो उसमें बंधे कागज के एक पुर्जे पर मेरी निगाह पड़ी। मैंने झट उठा लिया और पुर्जा खोलकर पढ़ा। उसमें यह लिखा हुआ था, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू इंदिरा है। अब तुझे होशियार करे देता हूं और कहे देता हूं कि तू वास्तव में माया रानी की सखी मनोरमा के फंदे में फंसी हुई है। ये तेरी मां बनकर तुझे फंसा लाई है और राजा गोपाल सिंह के दारोगा की इच्छानुसार अपना काम निकालने के बाद तुझे मार डालेगी। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। अब जो तू उचित समझे कर। तुझे धर्म की शपथ है, इस पुर्जे को पढ़कर तुरंत फाड़ दे। मैंने उस पुर्जे को पढ़ने के बाद उसी समय टुकड़े टुकड़े करके वहीं फेंक दिया और
घबरा कर चारों तरफ देखने अर्थात उस आदमी को ढूंढने लगी जिसने वो पत्थर का टुकड़ा फेंका था। मगर कुछ पता न लगा और न कोई मुझे दिखाई ही पड़ा। उस पुर्जे के पढ़ने से जो कुछ मेरी हालत हुई मैं बयान नहीं कर सकती। उस समय मैं मनोरमा के विषय में ज्यों ज्यों पिछली बातों पर ध्यान देने लगी, त्यों त्यों मुझे निश्चय होता गया कि ये वास्तव में मनोरमा है, मेरी मां नहीं। और अब अपने किए पर पछताने और अफसोस करने लगी कि क्यों उस खोह के बाहर पैर रखा और आफत में फंसी। उसी समय से मेरे रहन सहन का ढंग भी बदल गया और मैं दूसरी ही फिक्र में पड़ गई। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे उसी आदमी का पता लगाने की हुई जिसने वो पुर्जा मेरी तरफ फेंका था। मैं उसी समय वहां से हटकर मकान में चली गई, इस ख्याल से कि जिस आदमी ने मेरी तरफ वो पुर्जा फेंका था और उसे फाड़ डालने के लिए कसम दी थी, वो जरूर मनोरमा से डरता होगा, और ये जानने के लिए कि मैंने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया या नहीं, उस जगह पर जरूर जाएगा जहां बाग में टहलते समय मुझे पुर्जा मिला था। जब मैं छत पर चढ़कर और छिपकर उस तरफ देखने लगी जहां मुझे वो पुर्जा मिला था, तो एक आदमी को धीरे धीरे टहलकर उस तरफ जाते देखा। जब वो उस ठिकाने पर पहुंच गया, तब उसने इधर उधर देखा और सन्नाटा पाकर पुर्जे के उन टुकड़ों को चुन लिया जो मैंने फेंके थे, और उन्हें कमर में छिपाकर उसी तरह धीरे धीरे टहलता हुआ उस मकान की तरफ चला आया जिसकी छत पर से मैं ये सब तमाशा देख रही थी। जब वो मकान के पास पहुंचा, तब मैंने उसे पहचान लिया। मनोरमा से बातचीत करते समय मैं कई दफे उसका नाम नानू सुन चुकी थी। इंदिरा अपना किस्सा यहां तक बयान कर चुकी थी कि कमलनी ने चौंक कर इंदिरा से पूछा, क्या नाम लिया? नानू? इंदिरा, हाँ, उसका नाम नानू था। कमलनी, वो तो इस लायक नहीं था कि तेरे साथ ऐसी नेकी करता और तुझे आने वाली आफत से होशियार कर देता। वो बड़ा ही शैतान और पाजी आदमी था। ताज्जुब नहीं कि किसी दूसरे ने तेरे पास वो पुर्जा फेंका और नानू ने देख लिया हो और उसके साथ दुश्मनी की नीयत से उन टुकड़ों को बटोरा हो। इंदिरा, बात काटकर, बेशक ऐसा ही था। इस बारे में भी मुझे धोखा हुआ जिसके सबब से मेरी तकलीफ बढ़ गई, जैसा कि मैं आगे चलकर बयान करूंगी। कमलिनी, ठीक है, मैं उस कमबख्त नानू को खूब जानती हूं। जब मैं माया रानी के यहां रहती थी, तब वो माया रानी और मनोरमा की नाक का बाल हो रहा था और उनकी खैर ख्वाही के पीछे प्राण दिए देता था। मगर अंत में नामालूम क्या सबब हुआ कि मनोरमा या नागर ही ने उसे फांसी देकर मार डाला। इसका सबब मुझे आज तक मालूम न हुआ और ना मालूम होने की आशा ही है, क्योंकि उन लोगों में से इसका सबब कोई भी न बतावेगा। मैं भी उसके हाथ से बहुत तकलीफ उठा चुकी हूं, जिसका बदला तो मैं ले न सकी, मगर उसकी लाश पर थूकने का मौका मुझे जरूर मिल गया। लक्ष्मी देवी की तरफ देख के, जब मैंने भूतनाथ के कागजात लेने के लिए मनोरमा के मकान पर जाकर नागर को धोखा दिया, तब मैंने अपनी कोठरी के बगल में इसी की लटकती हुई लाश पर थूका था। देखिए चंद्रकांता संतति, 7वां भाग, 7वां बयान। उसी कोठरी में मैंने अफसोस के साथ बरदेबू को भी मुर्दा पाया था। उसके मरने का सबब भी मुझे न मालूम हुआ और न होगा। वास्तव में बरदेबू बड़ा ही नेक आदमी था और उसने मेरे साथ बड़ी नेकियां की थी। मुझे ये खबर उसी ने दी थी कि अब माया रानी तुम्हें मार डालने का बंदोबस्त कर रही है। वो उन दिनों खास बाग के मालियों का दारोगा था। इंदिरा, बेशक बरदेबू बड़ा नेक आदमी था। असल में वो पुर्जा उसी ने मेरी तरफ फेंका था और कमबख्त नानू ने देख लिया था, मगर मैं धोखा खा गई। मेरी समझ में आया कि वो पुर्जा नानू का फेंका हुआ है और उन टुकड़ों को इस ख्याल से उसने चुन लिया है कि कोई देखने न पावे या किसी दुश्मन के हाथ में पड़कर मेरा। कमलनी, अच्छा फिर आगे क्या हुआ सो कहो। इंदिरा, जब मैंने ये समझ लिया कि ये नेकी नानू ने ही मेरे साथ की है और वो टहलता हुआ मकान के पास आ गया, तो मैं छत पर से उतरकर पुनः बाग में आई और टहलती हुई उसके पास पहुंची। मैं नानू से, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझे आने वाली आफत से होशियार कर दिया। मैं अभी तक मनोरमा को अपनी मां ही समझ रही थी। नानू, ठीक है, मगर तुम्हें मुझसे ज्यादा बातचीत ना करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मुझ पर शक हो जाए। मैं, इस समय यहां कोई भी नहीं है, इसलिए मैं ये प्रार्थना करने आई हूं कि जिस तरह आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, उसी तरह मेरे निकल भागने में भी मदद देकर अनंत पुण्य के भागी हूं। नानू, अच्छा, मैं इस काम में भी तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम भागने में जल्दी ना करना।
नहीं तो सब काम चौपट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के सभी आदमी तुम पर गहरी हिफाजत की निगाह रखते हैं, और बरदेबू तो तुम्हारा पूरा दुश्मन है। उससे कभी बातचीत न करना। वो बड़ा ही धोखेबाज अय्यार है। बरदेबू को जानती हो ना? मैं, हाँ, मैं बरदेबू को जानती हूँ। नानू, बस, तो तुम यहां से जल्दी चली जाओ। मैं फिर किसी समय किसी बहाने से तुम्हारे पास आऊंगा, तब बातें करूंगा। मैं खुशी खुशी वहां से हटी और बाग के दूसरे हिस्से में जाकर टहलने लगी, जहां से पहरे वाले बखूबी देख सकते थे। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता था, मुझ पर हिफाजत की निगाह भी बढ़ती जाती थी। यहां तक कि आधी घड़ी रात जाने पर लौंडियों और खिदमतगारों ने मुझे मकान के अंदर जाने पर मजबूर किया, और मैं भी लाचार होकर अपने कमरे में आ बिस्तर पर लेट गई। सभी ने खाने पीने के लिए कहा, मगर इस समय मुझे खाना पीना कहाँ सूझता। सो बहाना करके टाल दिया और लेटे लेटे सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। मैं समझे हुए थी कि नानू मेरे पास आकर मुझे यहां से निकल जाने के विषय में राय देगा, जैसा कि वो वादा कर चुका था। मगर मेरा ख्याल गलत था। आधी रात तक इंतजार करने पर भी वो मेरे पास न आया। इसके अतिरिक्त रोज मेरी हिफाजत के लिए रात को 2 लौंडियां मेरे कमरे में रहती थीं। मगर आज 4 लौंडियों को रोज से ज्यादा मुस्तैदी के साथ पहरा देते देखा। उस समय मुझे खुटका हुआ। मैं सोचने लगी कि निस्संदेह इन लोगों को मेरे बारे में कुछ संदेह हो गया है। मैं नींद न पड़ने और सिर में दर्द होने से बेचैनी दिखाकर उठी और कमरे में टहलने लगी। यहां तक कि दरवाजों के बाहर निकलकर सहन में पहुंची, तब देखा कि आज तो बाहर भी पहरे का इंतजाम बहुत सख्त हो रहा है। मैंने प्रकट में किसी तरह का आश्चर्य नहीं किया और पुनः अपने बिस्तर पर आकर लेट रही और तरह तरह की बातें सोचने लगी। उसी समय मुझे निश्चय हो गया कि उस पुर्जे को फेंकने वाला नानू नहीं, कोई दूसरा है। अगर नानू होता तो इस बात की खबर फैल न जाती, क्योंकि उन टुकड़ों को तो नानू ने मेरे सामने ही बटोर लिया था। अफसोस, मैंने बहुत बुरा किया। अगर वे थोड़े से शब्द में न कहती तो नानू सहज में ही उन टुकड़ों से कोई मतलब नहीं निकाल सकता था। मगर अब तो असल भेद खुल गया और मेरे पैरों में दोहरी जंजीर पड़ गई। अतः अब क्या करना चाहिए? रात भर मुझे नींद न आई और सुबह को जैसे ही मैं बिछावन पर से उठी तो सुना कि मनोरमा आ गई है। कमरे के बाहर निकलकर सहन में गई, जहां मनोरमा एक कुर्सी पर बैठी नानू से बात कर रही थी। 2 लौंडियां उसके पीछे खड़ी थीं और उसके बगल में 2-3 खाली कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। मनोरमा ने अपने पास एक कुर्सी खींचकर मुझे बड़े प्यार से उस पर बैठने के लिए कहा, और जब मैं बैठ गई तो बातें भी होने लगीं। मनोरमा मुझसे, बेटी तू जानती है कि ये, नानू की तरफ बताकर, आदमी हमारा कितना बड़ा खैर ख्वाह है? मैं, माँ, शायद ये तुम्हारा खैर ख्वाह होगा, मगर मेरा तो पूरा दुश्मन है। मनोरमा चौंक कर, क्यों क्यों? सो क्यों? मैं, सैकड़ों मुसीबतें झेल कर तो मैं तुम्हारे पास पहुंची, और तुमने भी मुझे अपनी लड़की बनाकर मेरे साथ जो सलूक किया, वो प्राय यहाँ के रहने वाले सभी कोई जानते होंगे। मगर ये नानू नहीं चाहता कि मैं अब भी किसी तरह सुख की नींद सो सकूं। कल शाम को जब मैं बाग में टहल रही थी तो ये मेरे पास आया और एक पुर्जा मेरे हाथ में देकर बोला कि इसे पढ़ और होशियार हो जा, मगर खबरदार मेरा नाम न लेना। नानू मेरी बात काटकर क्रोध से, क्यों मुझ पर तूफान बांध रही हो? क्या ये बात मैंने तुमसे कही थी? मैं, रंग बदलकर, बेशक तूने पुर्जा देकर ये बात कही थी और मुझे भाग जाने के लिए भी ताकीद की। आंखें क्यों दिखाता है? जो बातें तूने। मनोरमा बात काटकर, अच्छा अच्छा, तू क्रोध मत कर। जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी। तू जो कहती थी उसे पूरा कर। नानू से, बस तुम चुपचाप बैठे रहो। जब ये अपनी बात पूरी कर ले तब जो कुछ कहना हो कहना। मैं, मैंने उस पुर्जे को खोलकर पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ पाया, जिसे तू अपनी मां समझती है वो मनोरमा है। तुझे अपना काम निकालने के लिए यहां ले आई है। काम निकल जाने पर तुझे जान से मार डालेगी। अब जहां तक जल्द हो सके निकल भागने की फिक्र कर, इत्यादि और भी बातें उसमें लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर मैं चौंकी और बात बनाने के तौर पर नानू से बोली, आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझे होशियार कर दिया। अब भागने में भी आप ही मेरी मदद करेंगे तो जान बचेगी। इसके जवाब में इसने खुश होकर कहा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बातचीत न करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मुझ पर शक हो जाए। मैं भागने में भी तुम्हारी मदद करूंगा, मगर इस बात को बहुत छिपाए रखना, क्योंकि यहां बरदेबू नाम का आदमी तुम्हारा दुश्मन है, इत्यादि। नानू बात काटकर,
हाँ बेशक ये बात मैंने तुमसे जरूर कही थी कि मैं धीरे धीरे तुम सभी बात कबूल करोगे, मगर ताज्जुब यह है कि मना करने पर भी तुम टोके बिना नहीं रहते। मनोरमा क्रोध से, क्या तुम चुप ना रहोगे? इसका जवाब नानू ने कुछ न दिया और चुप हो रहा। उसके बाद मनोरमा की इच्छानुसार मैंने यों कहना शुरू किया। मैंने इस पुर्जे को पढ़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और फेंक दिया। इसके बाद नानू भी चला गया और मैं भी यहां आकर छत के ऊपर चढ़ गई और छिपकर उसी तरफ देखने लगी जहां उस पुर्जे को फाड़ कर फेंक आई थी। थोड़ी देर बाद पुनः इसको यानी नानू को उसी जगह पहुंचकर कागज के उन टुकड़ों को चुनते और बटोरते देखा। जब ये उन टुकड़ों को बटोर कर कमर में रख चुका और इस मकान की तरफ आया तो मैं भी तुरंत छत पर से उतरकर इसके पास चली आई और बोली, कहिए अब मुझे कब यहां से बाहर कीजिएगा। इसके जवाब में इसने कहा कि मैं रात को एकांत में तुम्हारे पास आऊंगा तो बातें करूंगा। इतना कहकर ये चला गया और पुनः मैं बाग में टहलने लगी। जब अंधकार हुआ तो मैं घूमती हुई हाथ का इशारा करके उस तरफ झाड़ी की तरफ से निकली और किसी बात की आहट पा पैर दबाती हुई आगे बढ़ी। यहां तक कि थोड़ी ही दूर पर दो आदमियों की बात करने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। मैंने आवाज से नानू को तो पहचान लिया, मगर दूसरे को न पहचान सकी कि वो कौन था। हाँ पीछे मालूम हुआ कि वो बरदेबू था। मनोरमा, अच्छा खैर ये बता कि इन दोनों में क्या बातें हो रही थी? मैं, सब बातें तो मैं सुन न सकी। हाँ जो कुछ सुनने और समझने में आया सो कहती हूं। इस नानू ने दूसरे से कहा कि नहीं नहीं, अब मैं अपना इरादा पक्का कर चुका हूं और उस छोकरी को भी मेरी बातों पर पूरा विश्वास हो चुका है। निस्संदेह उसे ले जाकर मैं बहुत रुपए उसके बदले में पा सकूंगा। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगे तो मैं उसमें से आधी रकम तुम्हें दूंगा। इसके जवाब में दूसरे ने कहा कि देखो नानू, ये काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मालिक के साथ दगा करने वाला कभी सुख नहीं भोग सकता। बेहतर है कि तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा और मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। ये जवाब सुनते ही नानू क्रोध में आकर उसे बुरा भला कहने और धमकाने लगा। उसी समय इसके संबोधन करने पर मुझे मालूम हुआ कि उस दूसरे का नाम बरदेबू है। खैर जब मैंने जाना कि अब ये दोनों अलग होते हैं तो मैं चुपके से वहां से चल पड़ी और अपने कमरे में लेट रही। थोड़ी ही देर में ये मेरे पास पहुंचा और बोला, बस अब जल्दी से उठ खड़ी हो और मेरे पीछे चली आओ, क्योंकि अब वो मौका आ गया है कि मैं तुम्हें इस आफत से बचाकर बाहर निकाल दूं। इसके जवाब में मैंने कहा कि बस रहने दीजिए, आपकी कलई खुल गई। मैं आपकी और बरदेबू की बातें छिपकर सुन चुकी हूं। माँ को आने दीजिए तो मैं आपकी खबर लेती हूं। इतना सुनते ही ये लाल पीला होकर बोला कि खैर देख लेना, मैं तेरी खबर लेता हूं या तू मेरी खबर लेती है। बस ये कहकर चला गया और थोड़ी देर में मैंने अपने को सख्त पहरे में पाया। मनोरमा, ठीक है, अब मुझे असल बातों का पता लग गया। नानू क्रोध के साथ, ऐसी तेज और धूर्त लड़की तो आज तक मैंने देखी ही नहीं। मेरे सामने ही मुझे झूठा और दोषी बना रही है और अपने सहायक बरदेबू को निर्दोष बनाना चाहती है। इतना कहकर इंदिरा कुछ देर के लिए रुक गई और थोड़ा सा जल पीने के बाद बोली, जो कुछ मैंने कहा था उस पर मनोरमा को विश्वास हो गया। इंद्रजीत सिंह, विश्वास होना ही चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि तूने जो कुछ मनोरमा से कहा उसका एक एक अक्षर चालाकी और होशियारी से भरा हुआ था। कमला, निस्संदेह। अच्छा तब क्या हुआ? इंदिरा, नानू ने मुझे झूठा बनाने के लिए बहुत जोर मारा, मगर कुछ कर न सका, क्योंकि मनोरमा के दिल पर मेरी बातों का पूरा असर पड़ चुका था। उस पुर्जे के टुकड़ों ने उसी को दोषी ठहराया जो उसने बरदेबू को दोषी ठहराने के लिए चुन रखे थे, क्योंकि बरदेबू ने ये पुर्जा अक्षर बिगाड़ कर ऐसे ढंग से लिखा था कि उसकी कलम का लिखा हुआ कोई कह नहीं सकता था। मनोरमा ने इशारे से मुझे हट जाने के लिए कहा और मैं उठकर कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके बुलाने पर पुनः बाहर गई तो वहां मनोरमा को अकेले बैठे हुए पाया। उसके पास वाली कुर्सी पर बैठकर मैंने पूछा कि मां, नानू कहाँ गया? इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि बेटी, नानू को मैंने कैद खाने में भेज दिया। ये लोग उस कमबख्त दारोगा के साथी और बड़े ही शैतान हैं, इसलिए किसी न किसी तरह इन लोगों को दोषी ठहराकर जहन्नुम को भेज देना ही उचित है। अब मैं उस दारोगा से बदला लेने की धुन में लगी हुई हूं। इसी काम के लिए मैं बाहर गई थी और इस समय पुनः जाने के लिए तैयार हूं। केवल तुझे देखने के लिए चली आई थी। तू बेफिक्र होकर यहां रह। आशा है कि कल शाम तक मैं अवश्य लौट आऊंगी।
जब तक मैं उस कमबख्त से बदला न ले लूं और तेरे बाप को कैद से छुड़ा न लूं, तब तक एक घड़ी के लिए भी अपना समय नष्ट करना नहीं चाहती। बड़देवू को अच्छी तरह समझा जाऊंगी, वो तुझे किसी तरह की तकलीफ न होने देगा। इन बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि एक कमबख्त यहां से जितना शीघ्र चली जाए उत्तम है, क्योंकि मुझे हर तरह से निश्चय हो चुका था कि ये मेरी मां नहीं है और यहां से एकाएक निकल जाना भी कठिन है। साथ ही इसके मेरा दिल कह रहा था कि मेरा बाप कैद नहीं हुआ। ये सब मनोरमा की बनावट है जो मेरे बाप का कैद होना बता रही है। मनोरमा चली गई, मगर उसने शायद ठीक मुझको ये न बताया कि नानू के साथ क्या सलूक किया या अब वो कहाँ है। फिर भी मनोरमा के चले जाने के बाद मैंने नानू को न देखा और न किसी लौंडी या नौकर ही ने उसके बारे में मुझसे कुछ कहा। अब की बार मनोरमा के चले जाने के बाद मुझ पर उतना सख्त पहरा नहीं रहा जितना नानू ने बढ़ा दिया था, मगर कोई आदमी मेरी तरफ से गाफिल भी न था। उसी दिन आधी रात के समय जब मैं कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई नींद नहीं आने के कारण तरह तरह के मंसूबे बांध रही थी, यकाएक बड़देवू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, शाबाश, तूने बड़ी चालाकी से मुझे बचा लिया और ऐसी बात गढ़ी कि मनोरमा को नानू पर ही पूरा शक हो गया और मैं इस आफत से बच गया। नहीं तो नानू ने मुझे पूरी तरह फांस लिया था, क्योंकि वो पुर्जा तो मेरा ही लिखा हुआ था। मैं तुझसे बहुत खुश हूं और तुझे इस योग्य समझता हूं कि तेरी सहायता करूं। मैं, आपको मेरी बातों का हाल क्यों कर मालूम हुआ? बड़देवू, एक लौंडी की जबानी मालूम हुआ जो उस समय मनोरमा के पास खड़ी थी। मैं, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप मेरी सहायता करेंगे और किसी तरह इस आफत से बाहर कर देंगे। मनोरमा के न रहने से अब मौका भी बहुत अच्छा है। बड़देवू, बेशक मैं तुझे आफत से छुड़ाऊंगा, मगर आज ऐसा करने का मौका नहीं है। मनोरमा की मौजूदगी में ये काम अच्छी तरह हो जाएगा और मुझ पर किसी तरह का शक भी न होगा, क्योंकि जाते समय मनोरमा तुझे मेरी हिफाजत में छोड़ गई है। इस समय मैं केवल इसलिए आया हूं कि तुझे हर तरह की बातें समझा बुझाकर यहां से निकल भागने की तरकीब बता दूं और साथ ही इसके ये भी कह दूं कि तेरी मां दारोगा की बदौलत जमानिया में तिलिस्म के अंदर कैद है और इस बात की खबर गोपाल सिंह को नहीं है, मगर मैं उनसे मिलने की तरकीब तुझे अच्छी तरह बता दूंगा। बड़देवू घंटे भर तक मेरे पास बैठा रहा और उसने वहां की बहुत सी बातें मुझे समझाई और निकल भागने के लिए जो तरकीब सोची थी वो भी कही, जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। साथ ही इसके बड़देवू ने मुझे ये भी समझा दिया कि मनोरमा की उंगली में एक अंगूठी रहती है जिसका नोकीला नगीना बहुत ही जहरीला है। किसी के बदन में कहीं भी रगड़ देने से बात की बात में उसका तेज जहर तमाम बदन में फैल जाता है और तब सिवाय मनोरमा की मदद के वो किसी तरह नहीं बच सकता। वो जहर की दवाइयों को, जिन्हें मनोरमा ही जानती है, घोड़े का पेट चीरकर और उसकी ताजी आंतों में उनको रखकर तैयार करती है। इतना सुनते ही कमलिनी ने रोक कर कहा, हाँ हाँ, ये बात मुझे भी मालूम है। जब मैं भूतनाथ के कागजात लेने वहां गई थी तो उसी कोठरी में एक घोड़े की दुर्दशा भी देखी थी, जिसमें नानू और बड़देवू की लाश देखी। अच्छा, तब क्या हुआ? इसके जवाब में इंदिरा ने फिर कहना शुरू किया। बड़देवू मुझे समझा बुझाकर और बेहोशी की दवा की 2 पुड़ियां देकर गया और उसी समय से मैं मनोरमा के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन तक वो ना आई और इस बीच में पुनः 2 दफे बड़देवू से बातचीत करने का मौका मिला। और सब बातें तो नहीं, मगर ये मैं इसी जगह कह देना उचित समझती हूं कि बड़देवू ने वो दवा की पुड़ियां मुझे क्यों दी थीं। उनमें से एक तो बेहोशी की दवा थी और दूसरी होश मिलाने की। मनोरमा के यहाँ एक ब्राह्मणी थी जो उसकी रसोई बनाती थी और उस मकान में रहने तथा पहरा देने वाली 11 लौंडियों को भी उसी रसोई में से खाना मिलता था। इसके अतिरिक्त एक ठकुरानी और थी जो मांस बनाया करती थी। मनोरमा को मांस खाने का शौक था और प्रायः नित्य खाया करती थी। मांस ज्यादा बना करता और जो बच जाता वो सब लौंडियों, नौकरों और मालियों को बांट दिया जाता था। कभी कभी मैं रसोई बनाने वाली मिसरानी या ठकुरानी के पास बैठकर उसके काम में सहायता कर दिया करती थी और वो बेहोशी की दवा बड़देवू ने इसलिए दी थी कि समय आने पर खाने की चीजों तथा मांस इत्यादि में जहां तक हो सके मिला दी जाए। आखिर मुझे अपने काम में सफलता प्राप्त हुई, अर्थात चौथे या 5वें दिन संध्या के समय मनोरमा आ पहुंची और मांस के बटुए में बेहोशी की दवा मिला देने का भी मुझे मौका मिल गया।
रात के समय जब भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर मनोरमा अपने कमरे में बैठी तो उसने मुझे भी अपने पास बुलाकर बैठा लिया और बातें करने लगी। उस समय सिवाय हम दोनों के वहां और कोई भी न था। मनोरमा, अब की बार मेरा सफर बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत सी बातें नहीं मालूम हो गई, जिससे तेरे बाप के छुड़ाने में अब किसी तरह की कठिनाई नहीं रही। आशा है कि 2 ही 3 दिन में वो कैद से छूट जाएंगे और हम लोग भी इस अनूठे भेष को छोड़कर अपने घर जा पहुंचेंगे। मैं, तुम कहाँ गई थी और क्या करके आई? मनोरमा, मैं जमानिया गई थी। वहां के राजा गोपाल सिंह की माया रानी तथा दारोगा से भी मुलाकात की। माया रानी ने वहां अपना पूरा दखल जमा लिया है और वहां की तथा तिलिस्म की बहुत सी बातें उसे मालूम हो गई हैं। इसीलिए अब वो राजा गोपाल सिंह को भी मार डालने का बंदोबस्त कर रही है। मैं, तिलिस्म कैसा? मनोरमा ताज्जुब के साथ, क्या तू नहीं जानती कि जमानिया का खास बाग एक बड़ा भारी तिलिस्म है? मैं, नहीं, मुझे तो ये बात नहीं मालूम और तुमने भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया। यद्यपि मुझे जमानिया के तिलिस्म का हाल मालूम था और इस विषय की बहुत सी बातें अपनी माँ से सुन चुकी थी, मगर इस समय मनोरमा से यही कह दिया कि नहीं, ये बात भी मालूम नहीं है और तुमने भी इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा। इसके जवाब में मनोरमा ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने नादान समझकर तुझे वे बातें नहीं कही थी। मैं, अच्छा तो ये बताओ कि माया रानी को थोड़े ही दिनों में वहां का सब हाल कैसे मालूम हो गया? मनोरमा, ये सब बातें मुझे भी मालूम न थी, मगर दारोगा ने मुझको असली मनोरमा समझकर बता दिया। अतः जो कुछ उसकी जबानी सुनने में आया है सो तुझे कहती हूं। माया रानी को वहां का हाल यकायक थोड़े ही दिनों में मालूम न हो जाता और दारोगा भी इतनी जल्दी उसे होशियार न कर देता, मगर उसके यानी माया रानी के बाप ने उसे हर तरह से होशियार कर दिया है, क्योंकि उसके बड़े लोग दीवान के तौर पर वहां की हुकूमत कर चुके हैं और इसीलिए उसके बाप को भी न मालूम किस तरह पर वहां की बहुत सी बातें मालूम है। मैं, खैर, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। ये बताओ कि मेरे पिता कहाँ है और उन्हें छुड़ाने के लिए तुमने क्या बंदोबस्त किया? वो छूट जाए तो राजा गोपाल सिंह को माया रानी के फंदे से बचा लें। हम लोगों के किए इस बारे में कुछ न हो सकेगा। मनोरमा, उन्हें छुड़ाने के लिए मैं सब बंदोबस्त कर चुकी हूं। देर बस इतनी ही है कि तू एक चिट्ठी गोपाल सिंह के नाम की उसी मजमून की लिख दे जिस मजमून को लिखने के लिए दारोगा तुझे कहता था। अफसोस इसी बात का है कि दारोगा को तेरा हाल मालूम हो गया है। वो तो मुझे नहीं पहचान सका, मगर इतना कहता था कि इंदिरा को तूने अपनी लड़की बनाकर घर में रख लिया है। सो खैर, तेरे मुलायजे से मैं उसे छोड़ देता हूं, मगर उसके हाथ से इस मजमून की चिट्ठी लिखाकर जरूर भेजनी होगी। कुछ रुककर, ना मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। मैं, खाने को ज्यादा खा गई होगी? मनोरमा, नहीं, मगर इतना कहते कहते मनोरमा ने गौर की निगाह से मुझे देखा और मैं अपने को बचाने की नीयत से उठ खड़ी हुई। उसने ये देखकर मुझे पकड़ने की नीयत से उठना चाहा, मगर उठ न सकी और उस बेहोशी की दवा का पूरा पूरा असर उस पर हो गया, अर्थात वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय मैं उसके पास से चली आई और कमरे के बाहर निकली। चारों तरफ देखने से मालूम हुआ कि सब लौंडी, नौकर, मिसरानी और माली वगैरह जहां तहां बेहोश पड़े हैं। किसी को तन बदन की सुध नहीं है। मैं एक जानी हुई जगह से मजबूत रस्सी लेकर पुनः मनोरमा के पास पहुंची और उसी से खूब जकड़कर दूसरी पुड़िया सुंघा उसे होश में लाई। चैतन्य होने पर उसने हाथ में खंजर लिए मुझे अपने सामने खड़े पाया। वो उसी का खंजर था जो मैंने ले लिया था। मनोरमा, है ये क्या? तूने मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रखी है? मैं, इसलिए कि तू वास्तव में मेरी मां नहीं है और मुझे धोखा देकर यहां ले आई है। मनोरमा, ये तुझे किसने कहा? मैं, तेरी बातों और करतूतों ने। मनोरमा, नहीं नहीं, ये सब तेरा भ्रम है। मैं, अगर ये सब मेरा भ्रम है और तू वास्तव में मेरी मां है तो बता, मेरे नाना ने अपने अंतिम समय में क्या क्या कहा था? मनोरमा, कुछ सोचकर, मेरे पास आ तो बताओ। मैं तेरे पास भी आ सकती हूं, मगर तू इतना समझ ले कि अब वो जहरीली अंगूठी तेरी उंगली में नहीं है। इतना सुनते ही वह चौंक पड़ी। इसके बाद और भी खूब बातें हुई, जिससे निश्चय हो गया कि मेरी ही करनी से वो बेहोश हुई थी और अब मैं उसके फेर में नहीं पड़ सकती। मैं उसे निस्संदेह जान से मार डालती, मगर बरदेबू ने
ऐसा करने से मुझे मना कर दिया था। वो कह चुका था कि मैं तुझे इस कैद से तो छुड़ा देता हूं, मगर मनोरमा की जान पर किसी तरह की आफत नहीं ला सकता, क्योंकि उसका नमक खा चुका हूं। यही सबब था कि उस समय मैंने उसे केवल बातों की ही धमकी देकर छोड़ दिया। बची हुई बेहोशी की दवा जबरदस्ती उसे सुंघाकर बेहोश करने के बाद मैं कमरे के बाहर निकली और बाग में चली आई, जहां प्रतिज्ञानुसार बरदेबू खड़ा मेरी राह देख रहा था। उसने मेरे लिए एक खंजर और अय्यारी का बटुआ भी तैयार कर रखा था, जो मुझे देकर उसके अंदर की सब चीजों के बारे में अच्छी तरह समझा दिया और इसके बाद जिधर मालियों के रहने का मकान था उधर ले गया। माली तो सब बेहोश थे ही, अतः कमंद के सहारे मुझे बाग की दीवार के बाहर कर दिया और फिर मुझे मालूम न हुआ कि बरदेबू ने क्या कार्रवाइयां की और उस पर तथा मनोरमा इत्यादि पर क्या बीती। मनोरमा के घर से बाहर निकलते ही मैं सीधे जमानिया की तरफ भागी, क्योंकि एक तो अपनी मां को छुड़ाने की फिक्र लगी हुई थी, जिसके लिए बरदेबू ने कुछ रास्ता भी बता दिया था, मगर इसके अलावा मेरी किस्मत में भी यही लिखा था कि बनिस्बत घर जाने के जमानिया को जाना पसंद करूं और वहां अपनी मां की तरह खुद भी फंस जाऊं। अगर मैं घर जाकर अपने पिता से मिलती और ये सब हाल कहती तो दुश्मनों का सत्यानाश भी होता और मेरी मां भी छूट जाती, मगर सो ना तो मुझको सूझा और ना हुआ। इस संबंध में उस समय मुझको घड़ी घड़ी इस बात का भी ख्याल होता था, मनोरमा मेरा पीछा जरूर करेगी। अगर मैं घर की तरफ जाऊंगी तो निस्संदेह गिरफ्तार हो जाऊंगी। खैर, मुख्तसर ये है कि बरदेबू के बताए हुए रास्ते से ही मैं इस तिलिस्म के अंदर आ पहुंची। आप तो यहाँ की सब बात का भेद जान ही गए होंगे, इसलिए विस्तार के साथ कहने की कोई जरूरत नहीं। केवल इतना ही कहना काफी होगा कि गंगा किनारे वाले शमशान पर जो महादेव का लिंग एक चबूतरे से ऊपर है, वही रास्ता आने के लिए बरदेबू ने मुझे बताया था। इंदिरा ने अपना हाल यहां तक बयान किया था कि कमलिनी ने रोका और कहा, हाँ हाँ, उस रास्ते का हाल मुझे मालूम है। कुमार से, जिस रास्ते से मैं आप लोगों को निकालकर तिलिस्म के बाहर ले गई थी, वही। देखिए 8वां भाग, दूसरे बयान का अंत। इंद्रजीत सिंह, ठीक है। इंदिरा से, अच्छा तब क्या हुआ? इंदिरा, मैं इस तिलिस्म के अंदर आ पहुंची और घूमती फिरती उसी कमरे में पहुंच गई जिसमें आपने उस दिन मुझे, मेरे पिता और राजा गोपाल सिंह को देखा था, जिस दिन आप उस बाग में पहुंचे थे जिसमें मेरी मां कैद थी। इंद्रजीत सिंह, अच्छा ठीक है, तो उस खिड़की में से तूने भी अपनी मां को देखा होगा? इंदिरा, जी हां, दूर ही से उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा, मगर उसके पास न पहुंच सकी। उस समय हम दोनों की क्या अवस्था हुई होगी, इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। एक लंबी सांस लेकर, कई दिनों तक व्यर्थ उद्योग करने पर जब मुझे ये निश्चय हो गया कि मैं किसी तरह उसके पास नहीं पहुंच सकती और न उसके छुड़ाने का कुछ बंदोबस्त ही कर सकती हूं, तब मैंने चाहा कि अपने पिता को इन सब बातों की इत्तला दूं, मगर अफसोस कि ये काम भी मेरे किए न हो सका। मैं किसी तरह इस तिलिस्म के बाहर न जा सकी और मुद्दत तक यहां रहकर ग्रहदशा के दिन काटती रही। इंद्रजीत सिंह, अच्छा ये बता कि राजा गोपाल सिंह वाली तिलिस्मी किताब तुझे क्यों कर मिली? इंदिरा, ये हाल भी आपसे कहती हूं। इतना कहकर इंदिरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और उसके बाद फिर अपना किस्सा शुरू करना ही चाहती थी कि कमरे का दरवाजा, जो कुछ घूमा हुआ था, यकाएक जोर से खुला और राजा गोपाल सिंह आते हुए दिखाई पड़े। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।